नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी चुनावी जो माहौल है काफ़ी गर्म हो चुका है। यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे बातें करेंगे, क्योंकि सपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है आजमगढ़ में और भाजपा ने तो पहले से ही कंफर्म था कि निरहुई ही यहाँ से आएंगे। तो जो चुनावी माहौल चल रहा है, जो लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कि इन 5 सालों में या फिर 10 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया, अगर किसी और सरकार को आप देखते हैं तो उसने क्या किया और क्या उम्मीदें रखते हैं कि करे वो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। थोड़ा सा परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना। क्या रहूँगा आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार गौड़। आपका नाम क्या हुआ? ब्रज बिहारी यादव। चलिए, तो बात करते हैं। अभी यहाँ पे शुरुआत यही करते हैं कि दोनों लोग यादव हैं, क्योंकि आजमगढ़ को यादवों का गढ़ कहते हैं। तो दोनों लोग यादव ही हैं, एक तरफ से निरहुई यादव हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव हैं। क्या लगता है कि कितना कांटेदार मुकाबला होगा और अगर जीत होगी तो किसकी होगी? पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि दोनों लोग यादव हैं, दोनों लोग प्रत्याशी हैं और जाति के दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पार्टियां देखती हैं, लोग देखते होंगे। हम नहीं मानते, हम अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि एक जो है वो सपा के प्रत्याशी हैं और एक जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इसमें जाति का कोई प्रश्न नहीं, प्रत्याशी का प्रश्न होता है, क्योंकि लोग प्रत्याशी पार्टी इस पर भी वोट देते हैं। क्योंकि आम आदमी तो जाति ही देख करके वोट देता है। जाति नहीं देखता है, सबका अलग अलग विचार है। कोई विकास देखता है, कोई जात देखता है, कोई और भी देखता है। उस जाति में भी उपजातियां होती, उसको देखता है कि वो किस उपजाति के है भी देखता है। जाति भी, जातिवादी भी उपजातियों में बटे हुए देखते हैं। तो वह बहुत खराब चीज है जिसने कि इस देश को बहुत चौपट किया। तो उस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत विचार है। तो दोनों पार्टियां, एक क्षेत्रीय दल है और एक राष्ट्रीय दल है। उनका अस्तित्व जो है दो एक प्रांतों में एकदम शून्य है, लगभग शून्य है, और यहाँ पर उनका अस्तित्व है सपा का। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है। ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं, क्योंकि इसमें विदेश नीति होती है, मुद्रा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है और ये पूरे देश पर प्रभाव डालती हैं। स्टेट की बात होती तो स्टेट में ठीक है, क्षेत्रीय दलों का शासन होता है और स्टेट के परिवेश के अनुसार जो है अपने रचना करते हैं, विकास करते हैं, जो भी करना हो करते हैं। लेकिन केंद्र में जो सरकार होती है, जैसे अपने यहाँ प्रजातंत्रीय व्यवस्था है संविधान के अनुसार, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं और उस आधार पर किसे वोट देना चाहिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इसके पहले जो कि अभी निरहुई ने 1.5 साल पहले जीत के आए हैं, ठीक है, लोकसभा, उन्होंने विकास किया है। अब जनता को नहीं दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि जहाँ की सड़कें जो है डैमेज थी, बिल्कुल देखा जाए तो बिलरियागंज से रौना पार तक जो है बिल्कुल, एक दिन हम गए रास्ते देखे जो कि मतलब जो अभी तक 10 सालों में काम नहीं हुआ था, अभी इधर हुआ। सपा के कार्यकाल में देखा जाए तो नहीं काम हुआ था। उनके दुर्गा प्रसाद यादव अभी हैं, मंत्री थे, और यहाँ 5-5 मंत्री थे। जो है विकास होना चाहिए उस तरीके का। आजमगढ़ का जो है, जैसे मऊना यादव की बात करें तो 9 बार से यहाँ पे विधायक बने हैं और लगभग 45 साल हो गया। 45 साल, लेकिन क्या विकास दिखता है आपको? उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ विकास के नाम पे 0 है, समझ लीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ सभा के 5-5 मंत्री रहा करते थे, ठीक है, और ये अभी तो लोकसभा का सिर्फ 1 सीट उपचुनाव उन्होंने जीत के आए और उन्होंने दिखा दिया कि विकास क्या होता है आजमगढ़ में। क्या दिखाया? आप क्या देख रहे हैं? यहाँ के रोड, आजमगढ़ जितने रोड हैं, जितने भी टूटी फूटी सड़कें थी, सब मरम्मत होके कंप्लीट हो गई है और नवनिर्माण हुआ है। कुछ रोडें ऐसे हैं जैसे बिलरियागंज बताया आपको जो है, ठीक है। बाकी सिटी के रोड देख लीजिए जहाँ पे पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त है, और थोड़ा मोड़ा तो वही तो रहेगा ही जी। अच्छा, आपने कहा कि नेशनल मुद्दे देखने चाहिए, ना कि जो है कि क्षेत्रीय मुद्दे देखने चाहिए। तो अगर आप जो है कि अगर किसी को सत्ता में चुनना चाहते हैं, केंद्र में खास करके चुनना चाहते हैं, तो आपके अनुसार क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे अनुसार केंद्र की जो सरकारें रही हैं उनके कार्य को देखा जाना चाहिए कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में क्या कार्य किया है। मोदी जी ने क्या कार्य किया? मोदी ने रक्षा क्षेत्र में अपने देश को सुरक्षित किया। मोदी ने जो है वह, आप कल्पना कर लें कि मोदी जी थे कि हमारे सोवियत, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और 20,000 हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे
उनको अपने 4-4 मंत्रियों को भेज करके और सुरक्षित निकाल ले आए। और आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तानी भी वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लेकर के निकले थे, और जब तक बच्चे निकल रहे थे तब तक दोनों देशों ने किसी ने भी कोई युद्ध रोक दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, एक मुस्लिम देश में जहां हमारे 8 राजनयिकों को फांसी की सजा दी गई थी, वो कतर में, वो फांसी की सजा कन्वर्ट किया गया जो है वह आजीवन कारावास में। और उससे भी बड़ी बात हुई कि वो हमारे छूट करके बाहर चले। ये हमारा नीति है। आ गए आप जानती होंगी, आप पत्रकार हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है। एक सशक्त देश होता है तो उसकी एक आवाज़ होती है। अगर सशक्त देश नहीं होता है तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को भी अमेरिका में जा कर के जो है वो निकट किया गया, उनका तलाशी ली गई थी, आवाज़ कालीन बिठाई जाती। ये महत्वपूर्ण वो होता है। अभी कतर की बात कर रहे हैं तो एक लोग बाकायदा उसकी वीडियो बनाए थे कि शाहरुख खान ने जो है कि उनको जो है कि इतना उनका पावर है कि वो जो है कि अपना पैरवी लगा करके जो हमारे जवान थे जिनको फांसी की सजा हुई थी उसकी कारण आए हुए थे, और बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्षी लोग हैं वो समर्थन करते हैं। ऐसा है, वीडियो कौन क्या बना करके बहुत सारी चीजें देता है, तो लोग मानते तो है ना। सुन लीजिए मेरी, नहीं मान लीजिए, मानने दीजिए। हम अकेले अपनी बात कर रहे हैं, कौन क्या मानता है कौन नहीं मानता। सब लोग जितने मुंडे बुड्ढे मती बिना, सबके मस्तिष्क अलग हैं, उनके विचार सबके अलग। मैं अपने विचार को रख रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यह ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि स्टेट टू स्टेट डील किए जाते हैं, मतलब एक देश दूसरे देश से डील करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? वहाँ मंदिर भी शाहरुख खान ने बनवाए होंगे अगर मैं कहूँ तो। यह है ना, दुबई में जो बना हुआ है, कहीं पर भी यह व्यक्तिगत चीज नहीं होती है, यह स्टेट टू स्टेट बात होती है। एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश का राजनीतिक व्यक्तित्व जो होता है वह जो है जो वो ये करते हैं, डील करते हैं। कह रहे हैं कोई एक्टर कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पॉपुलर हो, अपने देश में कुछ नहीं कर सकता है, दूसरे की बात। देखिए ताकत क्या होती है, ताकत प्रभुसत्ता के पास होती है। जो शासनाध्यक्ष होता है उसने, आज पुतिन के पास ताकत है ना, बाइडेन के पास ताकत है ना, या मोदी के पास ताकत है ना। स्टेट में तमाम वहाँ अगर स्टेट की बात ले जाए तो ममता बनर्जी के पास ताकत है ना। तो देश के पास ताकत होती है। ये प्रजातंत्र जो सिलेक्टेड हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है उसके पास ताकत होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है सरकार का। राष्ट्रपति तो जो है रबर स्टैंप होता है, लेकिन पावर तो उसके पास है ना, तो वो डील करेगा एक स्टेट से को। ये तो ऐसी सामान्य बात थोड़ा होती है। लेकिन लोग रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार जो है कि मोदी सरकार में बहुत कम मिला हुआ है, लोग युवा जो है कि यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अगर रोजगार की बात करें तो लोग बोलते हैं रोजगार, लोग बोलते हैं यहाँ रोजगार चाहिए ही नहीं। भारत में रोजगार एकदम नहीं चाहिए। यहाँ भाजपा के बैठे हैं क्या? हाँ, बस अनाज चाहिए। 5 किलो राशन से ही हमारा पूरा जीवन यापन चल जाएगा और उसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ ना रोजगार चाहिए, ना ही शिक्षा चाहिए, ना ही स्वास्थ्य चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। रोजगार की बात करें तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा सरकार में ये रोजगार है ही नहीं, और वो जो है कि यहाँ के जो युवा है वो क्या कौन सा देश है वो इजराइल जैसे देश में जाकर के काम करने के लिए मजबूर है। और एक वीडियो वायरल हुई थी बाकायदा, वायरल हुई कि रसिया में जो यहाँ से लोग युवा जा रहे हैं उनको सेना में जाकर के भर्ती करके उनको हाथों में बंदूक थमा दी जा रही है, जाकर के उनको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, किसी भी देश में एक सामान्य सी बात होती है, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे रोजगार घटता है, ये नीति होती है। आज ये होता है कि जैसे आप देखिए कि पहले सबके पास खेत था तो सबके पास 2 जुआर 3 जुआर 4 जुआर बैल रखा जाता था। आज एक हार्वेस्टर जो है 50 जो है बीघे खेत को काट देता है, एक ट्रैक्टर 20 बीघे खेत को दिन भर में जोत देता है। सबके घर में है भी नहीं तो जन मैकेनाइजेशन होता। अब एक ट्रैक्टर ने 20 मजदूरों के रोजगार को मारा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ जो है लखनऊ से लेके छपरा तक एक जोन है रेलवे का। पहले प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जो है 4 पैटमैन रहते थे जो बदलते थे रेलवे लाइन के, इस लाइन से उस लाइन करते थे। 4 ठो रहते थे जो है वो दीपक जला करके रखते थे उसमें जो है लाइट करने के लिए, लाइट नहीं जो सिग्नल में। आज इलेक्ट्रिफाइड सिग्नल हो गए। आज कंप्यूटर से लाइनें बदली जा रही हैं। एक आदमी बैठा हुआ रेलवे स्टेशन पर वहाँ लखनऊ में और यहाँ से छपरा तक की एक बार लाइन क्लियर कर दे रहा है। तो हर स्टेशन पर उसने 8 रोजगार मारा। अंडरपास बन रहे हैं
अब यहीं ओवर ब्रिज बना है यहाँ पर वहां पर, तो 4 ठो मजदूरों 4 ठो जो है वहाँ के रेलवे कर्मचारियों को तो उसने रोजगार मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे रोजगार कम होते हैं। ये हर क्षेत्र में देखिए, आप कभी अगर बहुत सारी फैक्ट्रियां हरिद्वार में आप वहां जाएंगे तो रोबोट से जो है यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ आपको केवल पैकेटिंग करके डालना, कहीं मैन पावर नहीं, कोई एक आदमी नहीं। पैकेजिंग भी मशीनें कर रही हैं, आपको बड़ा वाला पैक करना है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब अब इसका निदान क्या है, वास्तव में 2 चीजें होनी चाहिए यहाँ पर। एक तो पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जाना चाहिए। हमारी 2.4% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहे हैं। कोई भी सरकार आवे, किसी पार्टी की सरकार आवे, बेसिक चीज है कि न वो उतना स्वास्थ्य दे सकती है जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं। आप देखिए जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गया, विस्फोट मतलब किसी चीज में एकदम जैसे तुरंत सेचुरेट हो जाता है, लाइन लगी हुई। आप जाइए कहीं पर भी लाइन लगी हुई, आप बस में लाइन में लगे, रेलवे में जाए लाइन में लगी, बैंक में जाए लाइन लगी हुई, कहीं भी जाए नौकरियों के लिए एक जो जगह है 4000 उस पर 4 लाख लोग एक नौकरी पर, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। मतलब जैसे जनसंख्या विस्फोट है तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि नौकरियां कम हो रही होंगी। उसका समाधान यह है कि हम अपने को स्किल्ड करें, क्योंकि हम दूसरे देशों में यूरोप है, जापान है, जितने भी विकसित देश हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो गई है या निगेटिव जा रही है, 0 हो जा रही है या 0.9 में जा रही है, 0.8 में जा रही है। उनको चाहिए और यह जरूरी है कि आप वहाँ भेजेंगे तभी आप उनको दे पाएंगे रोजगार। आप देखिए अभी 1 लाख रुपए लोगों को मांगा इजराइल ने। आप देखिए जापान की स्थिति हो गई कि हमारे पास पावर ही नहीं। लोगों से हमने बात की तो बोल रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार फिर से आ गई तो यहाँ के लोगों को जो है कि पूंजीपतियों को बढ़ाएगी और यहाँ के लोगों को हाथ में कटोरा थमा देगी। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मजदूरों का पैदा करना चाहती है और अपने मनचाहा मजदूरी दे करके उनको बंधुआ मजदूर टाइप बनाना चाहिए। एक मिथक हो गया। हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, केवल हम अन्न नहीं खाते हैं, हम कपड़ा भी तो पहनते हैं, हम मोटरसाइकिल से भी तो चल रहे हैं, हम साबुन भी तो लगाते हैं, तो वो कहाँ से पैदा होगा? तो खेत से पैदा नहीं होगा, वो तो उसके लिए उद्योगपति को उद्योग लगाना होगा। आप अडानी अंबानी का नाम लोग क्यों ले भाई? देखिए मैं एक सामान्य सी बात, क्योंकि योगी मोदी और अडानी अंबानी 4 नाम तो आम हो गया है। अब देखिए अडानी ने क्या किया आपको नहीं मालूम है क्या? हमको तो मालूम है, जो कहते हैं उनको बताइए। हम बता रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिपयार्ड का वो मालिक है। अब आपको बताएं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड है, उसकी ये चिंता का विषय तो वास्तव में है, लेकिन ये चीजें आम आदमी समझता है। विकास की बात करिए, आजमगढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करिए, आजमगढ़ में कौन क्या किया इसकी बात करिए। बस गुरुजी, बस गुरु भी हैं हमारे, और मैं बता रहा हूँ गुरुजी ने बस केवल अंबानी, अडानी, मोदी और जोगी की बात कर रहे हैं। हमें शिक्षा की बात चाहिए, हमें स्वास्थ्य की काम चाहिए, हमें कपड़ा में रहने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मोदी और जोगी दोनों सरकार एकदम फेल है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव एकदम 100% चुनाव जीतेंगे, 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीत कर जाएंगे। निरहुआ वही जाएंगे जो पहले करते थे। निरहुआ को कौन क्या किया है? अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान दिया है, जो भी उनका सम्मान किया है अखिलेश यादव ने। उसी निरहुआ का भाई विजय लाल यादव समाजवादी के साथ हैं। यहीं पे उनके खिलाफ आएंगे, मंच साझा करेंगे और देख लीजिएगा क्या होगा। आजमगढ़ के एक ईंट पर समाजवादी नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम लिखा है। सठिया चीनी मिल, हवाई पट्टी जो आज हवाई अड्डा कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, इंडियन नेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के किसान, वहाँ के गरीब नौजवान जो हैं बेघर हो रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, उसी के बगल का मैं रहने वाला हूँ। हमारा भी खेत, घर, मकान जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? पैसा लेकर पैसे से कुछ होने वाला है? पैसे से कुछ होने वाला है? गुरुजी बताएंगे इसके बारे में। पैसे से कुछ होने वाला है? आजमगढ़ के बाद बात करें, क्योंकि वो तो बहुत जो बता रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की चीजें हो गई। आजमगढ़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल पे खाली बात कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ के बारे में, ये जो हो गई, आजमगढ़ में जो है हवाई अड्डा बना, सपा के देन है, सपा के देन है, तो आप बना रहे हैं। अरे भाई सपा के दिन तो ये भी है,
पूरा 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 नहीं हो पाया था। पूरा नहीं हो पाया था, पूरा हो गया था। हो गया। चलिए ठीक है। ये भी कि राजा सुहेल देव विश्वविद्यालय किसने बनवाया जो है? समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। यह समाज, सुनिए हम बता रहे हैं, कृषि जो यूनिवर्सिटी थी उसका क्या हुआ। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसका काम हो रहा था, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ पे जब कृषि का जो यूनिवर्सिटी बन रही थी कोटवा में, यह काम चल रहा था। यहाँ से ईंट गिट्टी बालू सब जोगी उठवा के गोरखपुर लेके चले गए। जाकर देख लीजिए, अभी काम कुछ हुआ है, कुछ बचा है। यहाँ से जो यहाँ की मशीनरी सामान थी, मास्टर थे, जो भी कुछ था, यहाँ से सब कुछ लेके चले गए गोरखपुर में। यहाँ के जो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीजीआई बनाया है चकरपानपुर में, यहाँ अच्छी एक से अच्छी मशीनें आई थी, सब लेकर चले गए गोरखपुर। आजमगढ़ में क्या किए हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए आजमगढ़ में आकर वोट मांगने के लिए। जो बता रहे हैं कि बिलरियागंज से लेकर रोड बनवाए हैं, वो नफीस अहमद विधायक ने बनवाए हैं, अपने विधायक निधि से दे करके बनवाए हैं। विधायक निधि से नहीं, 2000 करोड़ बजट का जो सेंक्शन हुआ था, ठीक है, वो दिनेश लाल निरहू ने कहा, तब जाकर के वो बना। इन्होंने सदन में चिल्लाए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। रौनापार से लेकर के बिलरियागंज से लेकर के वो नफीस अहमद ने किए हैं। नफीस अहमद को गोपालपुर की विधानसभा कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि हमारा विधायक कौन है, ठीक है। हाँ, अगर गोपालपुर विधानसभा के लोग नहीं जानते तो वह 2 बार विधायक नहीं होते। जो आप बता रहे हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी का, अगर वो काम नहीं किए रहते तो 9 बार विधायक नहीं होते। अरे हमने उनसे पूछा था कि आपने क्या विकास किया 9 बार में, तो उन्होंने कहा कि विकास पे कहाँ वोट मिलता है। हमारे सामने वीडियो हमारे पास है, हमने उनसे पूछा कि 9 बार उसने क्या काम किया। मैं बता रहा हूँ, बोले कि विकास पे थोड़ी हम बता रहे हैं, जब दुर्गा प्रसाद यादव ने परिवहन मंत्री हुए तभी रोडवेज बनवाया है। कौन बनवाया? बीजेपी ने बनवाया है क्या? नहीं, बीजेपी ने तो नहीं बनवाया। तब कौन बनवाया? लेकिन ये जब शासन काल हमारा रहेगा, सरकार हमारी रहेगी, तो क्या विपक्ष आएगा बनवाने के लिए? ये बताइए। सुहेल देव विश्वविद्यालय भी सपा नहीं बनवाया, हम है तो हमारा डबल लाइन सपा नहीं बनवाया, बोलिए, विद्युतीकरण सफाई नहीं कराया। यहाँ अभी कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है, अभी उसमें तो अभी विकास नहीं हुआ। उतना बड़ा विद्यालय बनवाया जो है, जाके देख लीजिए। वो भी पिछली इस सरकार से पिछली सरकार में, चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, जो भी हुआ है उन्हीं के सरकार में हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा जो केंद्र में रहेगा, मतलब सत्ता में रहेगा, वही करवाएगा ना। अभी जो कि पहले योगी जी थे, मैं तो बता रहा हूं, इस समय केंद्र में भी है, राज्य में भी है, करें काम, जिले में भी है, करें ना काम। क्या लाइन नहीं हुआ? 5 मंत्री हुआ करते थे हमारे आजमगढ़ जनपद में, 5 मंत्री हुआ करते थे। उनके जमाने में ही विद्युतीकृत हुआ। ये जो अभी भैया जब ये बता रहे थे जो पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का, जब नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो पाकिस्तान में घुस के और सेनाओं के साथ खड़ा होकर गोली चलवाए थे। मोदी और जोगी और अमित शाह, किसी के अंदर है दम जो कर दिए नेताजी? बताइए। मतलब ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं अभी तक कि मतलब अभी तक पूरे हमारे, जहाँ तक हमारा अनुभव है कि अभी तक कोई इस बात को नहीं जानता है। आपकी मुख से आप देखिए, ऐसा है, ठीक है, बीजेपी वाले नहीं जानेंगे, वो आरएसएस जो कहेंगे, आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस वाले कहेंगे उसी को वो लोग सुनेंगे। ये लोग आंख और कान मूंद के, जैसे भेड़िया आगे आगे चलती हैं उसी के पीछे चल देते हैं, वही काम ये लोग करने वाले हैं। अगर बीजेपी की सरकार अब की बार आ गई तो कटोरा भी नहीं मिलेगा। लोकतंत्र कहाँ जाएगा? लोकतंत्र खतरे में है। कितने वो बोल चुके हैं, क्या बोलते हैं जज, कितने सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा अपने देश का है, अब इतनी बड़ी सत्ता है, आप जैसे लोग हैं जो गलत का विरोध करने के लिए आंदोलन करते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे, लोकतंत्र कैसे हम खत्म? लोगों के ऊपर शासन हावी हो चुका है, कैप्चर कर लिए हैं, हम लोग बस छपटिया रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। आज के दिन में युवा एकदम रो रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, ईटा गारा करने के लिए काम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट काम। जो ये बोल रहे थे कि समोसा बनाओ, पकौड़ा बनाओ, वो अभी करने के लिए जगह नहीं मिल रही कि हम बनाएं, कहाँ बनाएं। ये बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पे रोक लगाया जाए। एनआरसी लाकर क्या कर रहे हैं? विदेशियों को लाकर बसा रहे हैं, अपने घर में जगह नहीं है, बाहरियों को लाकर बसा रहे हैं। बताइए आना चाहिए इन लोगों को।
ये विदेशी नहीं है। काहे नहीं विदेशी, तो विदेशी तो है नहीं, विदेश का सुन लीजिए। आप ये बताइए कि वहाँ के अल्पसंख्यकों का अगर वो हमारे हिंदू हैं तो उनको हम नहीं ले आएंगे? यहूदियों को क्यों ला रहे हैं? नहीं बता रहा हूँ मैं भी। मुस्लिम ये को बताइए, मुसलमान आदमी नहीं है? भारत की आजादी में मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है? क्या है आपको लगता है? बहुत। क्या ये बताइए, अब्दुल कलाम क्या थे? अब्दुल कलाम तो अभी रहे ना। अरे आज में थे ना। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को अलग करने के लिए काम किया था। अब्दुल, हाँ देख लीजिए, अब्दुल हमीद। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अपने जान की न्यौछावर करके भारत को आजाद किए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब्दुल हमीद कब किए थे ये कारगिल युद्ध में हुए थे। कारगिल युद्ध में नहीं, 65 भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तब हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना। लेकिन मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के तब भाग लिया जब पाकिस्तान उनको बनाना था या ना बनाना? यही सही बात है। सही है। अब तक जो है इन लोगों का राज होता तो ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना देते हैं, और यही चाह रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी तो आज के दिन में ये लोग मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं? बताइए क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं देश से बाहर कर दे? ताकि वो ये न कह सकें कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है। बात बदलिए मत, बात पॉइंट की करिए। बात बदलिए मत, बात पॉइंट की करिए। अगर बात ये कर रहे हैं तो मुसलमानों को देश से बाहर कर दीजिए। आपने कहा कि उनको जो है वो नहीं है, वो हिंदू। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, नहीं विनाश। अब आइए आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपना विचार रख रहा हूँ, आप अपना विचार। जबरदस्ती हम लोग बैठे हैं, किसी तरह से जबरदस्ती हम लोग बैठे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप लोगों से भी है। क्या लगता है कि सत्ता में कौन आएगा, और आएगा तो आगे आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीद करते हैं करने के लिए? देखिए, डर तो लग रही है कहने में, क्योंकि बीजेपी वाले हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा बोल देंगे तो हो सकता है नाम गांव पता करके जो भी मड़ई झोपड़ी है वो भी गिर जाएगी। डर भी है। डर भी है, क्यों नहीं डर है? कुछ तो काम तो नहीं किया आजमगढ़ में। डर तो एक तो जात का यही रही, यह भी बात है, डर जात की यही रहे। अगर 5 सालों में चाहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा है, आजमगढ़ का सबसे बड़ा की विडंबना है बोलिए कि यह आजमगढ़ जो जिसकी सत्ता रहती केंद्र और राज्य में, मायावती के रहे तो मुलायम के लोग, मतलब सपा यहाँ जीती। कांग्रेस का शासन था तो जो है वह सपा बसपा जीती। भाजपा की सरकार है तो यहाँ से सपा के जीते 10 MLA। समझे आपकी नहीं? तो यहाँ का मैंडेट ही उल्टा दे देते हैं। अब मैंडेट आप उल्टा दे के को सीट न दें, उसके बाद से चाहें कि विकास करें तो संभव है नहीं है। हाँ, पासपल होता है तब भी हो रहा है। लेकिन एक चीज रहती है कि जिस तरह यहाँ के प्रश्नों को, अभी भाई साहब के बात से मैं सहमत हूँ, सहमत इस सेंस में हूँ कि आपकी आवाज नहीं रहेगी वहाँ पर। जहाँ 400 MLA बैठे हुए हैं, आप 4 ठो नहीं बोल पाएंगे। अभी 10 लोग यहाँ एक तरफ से हो जाए तो 2 लोग नहीं बोल पाएंगे। मैंडेट वही होता है कि जैसे अब सपा का, अब ये भाजपा का है केंद्र में भी, यहाँ भी, तो अगर भाजपा के MP रहेगा तो अपनी बात को कायदे से रख पाएगा, सपा का बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है काम भी नहीं होगा। अरे काम कैसे, काम नहीं पाएगा तो उस गति से उतनी मात्रा में नहीं होगा। ये सही कहा आपने। तो ये रही आज की बातें, कुछ बातें हुई सपा को लेकर के, भाजपा को लेकर के। आप कौन कौन सी बातों से सहमत, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।